लेकिन एक छोटी सी चीज के लिए अब मुझे किराना की दुकान पर जाना ही पड़ेगा। झट सोनल निकल गई घर से बाहर। 5 मिनट के अंदर वह पहुंच गई किराना की दुकान पर। जैसे ही सोनल दुकान के अंदर घुसने को हुई, तभी अचानक अपने पिता राजेश जी को देखकर रुक गई। उसके पिता राजेश जी फुटपाथ पर अकेले खड़े थे। जब वह बाहर आई तो देखा उनके इर्द गिर्द 15-20 आदमियों की भीड़ इकट्ठा थी। अपने पिता की ऊंची गुस्से से भरी आवाज सुनकर उसने समझ लिया कि वे किसी से झगड़ रहे हैं। गधा, अंधा, इडियट, बेवकूफ। राजेश जी के मुंह से निकले ऐसे कई शब्द सोनल के कानों में पड़ गए थे। उनसे उलझा हुआ युवक मोटरसाइकिल पर बैठा था। वो हर वाक्य के बाद राजेश जी के लिए बुढ़े, बूढ़ों और सठिया गया इंसान जैसे विशेषणों का प्रयोग कर उनके गुस्से को बार बार भड़का रहा था। अपने पिता के सफेद कुर्ते पजामे पर कीचड़ के निशानों को देख सोनल झगड़े का कारण फौरन समझ गई। पवन। सोनल ने मोटरसाइकिल पर बैठे युवक को पहचानकर जोर से डांटा। इतनी बदतमीजी से बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पवन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। एक सुंदर युवती को झगड़े में हिस्सेदार बनते देख भीड़ की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई। सोनल, तुम्हें इनके मुंह से निकलने वाली गालियों को भी सुनना चाहिए। पवन ने उत्तेजित लहजे में सफाई दी। अरे बारिश का मौसम है तो छींटे पड़ सकते हैं। ये बुढ़ऊ ना होकर कम उम्र के होते तो अब तक मैंने इनके दांत तोड़कर इनके हाथ में। तुम जिनके दांत तोड़ने की बात कर रहे हो वे मेरे पिता हैं। अरे नहीं। पवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम एक बुजुर्ग इंसान से इतनी गंदी तरह से बोल सकते हो। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुस्से में मैंने जो गलत शब्द। माफ़ी और तुम जैसे घटिया बदतमीज इंसान को कभी नहीं। राजेश जी ने गुस्से से लाल होकर फैसला सुना दिया। सर, आपने भी मुझे खूब डांटा है और अपशब्द। मुझे तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलना है। तुम इस नालायक इंसान को कैसे जानती हो बेटी? राजेश जी ने सोनल से पूछा। पापा, ये मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं। तुम इस बदमाश से अब कोई संबंध नहीं रखोगी। पवन, तुमने मेरे पापा के लिए जो अपशब्द मुंह से निकाले हैं उनके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कह सोनल अपने पिता का हाथ थामकर वहां से चलने लगी। सोनल, मैं माफी मांग तो रहा हूं। पवन अब परेशान व घबराया सा नजर आ रहा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सोनल मुंह फेर कर चल दी। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे बदतमीज इंसान का मुंह काला कर उसे सड़कों पर घुमाया जाए, कह पवन को कुछ पल गुस्से से घूरने के बाद राजेश जी अपनी बेटी के साथ चल पड़े। पवन के मोटरसाइकिल स्टार्ट करते ही भीड़ ने छटना शुरू कर दिया। घटना स्थल से विदा होते समय पवन काफी गंभीर नजर आ रहा था। राजेश जी ने घर पहुंचते ही अपनी पत्नी पूनम जी को सारी घटना का ब्यौरा सुनाया। शाम को पार्क में घूमते हुए अपने हम उम्र दोस्तों से सारी बात कही। आज के युवा वर्ग के गलत व्यवहार को लेकर दोनों जगह उन्होंने अपने मन की कड़वाहट खूब निकाली। पापा, उसकी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होती है ऑफिस में। जो मेरे पापा की बेइज्जती करे मैं उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी। सोनल के मुंह से यह बात 2 दिन बाद सुनकर राजेश जी के मन को बड़ा चैन मिला। उनका पवन से झगड़ा रविवार के दिन हुआ था। अगले रविवार तक वे सारी बात को लगभग भूल चुके थे, लेकिन पवन के माता पिता को अचानक अपने घर आया देख उनका मन पूरी घटना को याद करके फिर से ताजा हो गया। अपने यूं अचानक आने का मकसद पवन की मां जानकी जी ने आंखों में आंसू भरकर उन तीनों के सामने बयान किया। भाई साहब, पवन सप्ताह भर से न ठीक से खा रहा है न सो रहा है। ढंग से हंसना बोलना पूरी तरह से भूल गया है। उसका उदास मुरझाया चेहरा हमसे देखा नहीं जाता। बड़ा गहरा सदमा लगा है उसे। अपने बेटे की दयनीय हालत बयां करते हुए जानकी जी की आंखों से आंसू बह निकले। आपकी बातों पर विश्वास करना कठिन लग रहा है मुझे। राजेश जी,
हैरान परेशान नजर आने लगे। बुरा मत मानिएगा, पर मुझे आपका बेटा संवेदनशील इंसान नहीं लगा था। उसने बड़े गंदे ढंग से मुझसे बात करी थी। राजेश जी, वह सचमुच अपने व्यवहार के लिए बेहद शर्मिंदा और दुखी है। प्लीज आप हम पर तरस खाइए और उसे माफ कर दीजिए। पवन के पिता महेश्वर जी ने भावुक अंदाज में हाथ जोड़कर कहा। राजेश जी ने फौरन कहा, भाई साहब, आप यूँ दुखी ना हो। बात इतनी भी बड़ी नहीं है कि माफ़ी ना दी जा सके। मेरा गुस्सा तो कब का जा चुका है। आप पवन को कहिएगा कि मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया है। वह बाहर कार में बैठा है, अंदर आने का हौसला अपने भीतर पैदा नहीं कर पा रहा था। अगर यह बात आप खुद उससे कह दें तो उसका असर ज़्यादा होगा। अरे, उसे अंदर आना चाहिए था। सोनल, तुम उसे बुला लाओ। राजेश जी ने अपनी बेटी को आदेश दिया। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ पापा, आपकी जो मर्जी हो करो, पर मैं उससे एक शब्द भी बोलना नहीं चाहती हूँ। गुस्से से पैर पटकती सोनल ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में चली गई। अपनी बेटी के व्यवहार पर शर्मिंदा से होते राजेश जी खुद उठकर पवन को बुलाने चले तो पूनम जी भी उनके साथ चल पड़ी। पवन के माता पिता भी बाहर आ गए। बाहर सड़क पर ही राजेश जी ने पवन को पहले प्यार से बुजुर्गों के साथ सदा सही ढंग से पेश आने की बात समझाई और फिर सिर पर हाथ फिराते हुए उसे माफ़ करने की बात कही। सर, मेरा गंदा व्यवहार माफ़ी के काबिल ही नहीं है। पवन का चेहरा उदास और मुरझाया हुआ ही बना रहा तो सबकी बेचैनी व चिंता फौरन बढ़ी। पूनम जी ने पवन को घर के अंदर चलने का निमंत्रण दिया, पर वह राजी नहीं हुआ। आंटी, सोनल की आंखों में मैं अपने लिए गुस्से व नफरत के जो भाव देखता हूँ, वह मेरे लिए असहनीय है। उसका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। पवन की दर्द भरी आवाज़ सबके दिल को छू गई। उसको समझाने बुझाने का एक नया दौर फिर से शुरू हो गया। वो सबकी बातें सिर झुकाकर सुनता रहा, पर उदासी का कोहरा उसके चेहरे पर से आखिर तक नहीं हटा। अचानक कार से निकलकर पवन ने नए कुर्ते पजामे का जोड़ा राजेश जी के हाथों में पकड़ाते हुए सुस्त लहजे में कहा, सर, आपने इसे स्वीकार नहीं किया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, माफ़ी तो मैंने तुम्हें वैसे ही दे दी है। राजेश जी को यूं उपहार स्वीकार करना बड़ा अटपटा सा लग रहा था। उनका जवाब सुनकर पवन का चेहरा एकदम से बुझ गया। तभी पूनम जी ने हस्तक्षेप करके कुर्ते पजामे का सेट अपने पति के हाथ में जबरदस्ती पकड़ाकर उन्हें पवन का उपहार स्वीकार करने को बाध्य कर दिया। विदा होने तक पवन के चेहरे पर किसी तरह की मुस्कान नहीं उभरी थी। वह बुझा बुझा सा ही चला गया। महेश्वर जी और जानकी जी की आंखों में चिंता के भावों को बरकरार देखकर राजेश जी व पूनम जी का मन भी बेचैनी व तनाव का शिकार बना रहा। उन्होंने सोनल के कमरे में जाकर उसे भी समझाया, गलती इंसान से हो जाती है बेटी। मेरे अनुमान के विपरीत यह पवन भावुक और संवेदनशील इंसान निकला है। उसके मन को और दुखी करना ठीक नहीं है। तुम भी उसके साथ अपना व्यवहार सहज व सामान्य कर लो। उसका डिप्रेशन से जल्दी निकलना बेहद ज़रूरी है। राजेश जी की आवाज़ में चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। मैं उससे ज़बरदस्ती बात नहीं करूँगी। उसकी बदतमीजी के लिए मैं उसे कभी माफ़ करने वाली नहीं हूँ। सोनल का गुस्सा अपनी जगह कायम रहा। इतना ज़्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है बिटिया रानी। वह मेरा कसूरवार था। अब मैंने उसे माफ़ कर दिया है तो तुम भी उसके साथ सहज व्यवहार करो। ये मुझसे नहीं होगा पापा। बेटी, वो दिल का बुरा नहीं निकला। मुझे नया कुर्ता पजामा भी गिफ्ट कर गया है। अपनी जिद पर अड़ी रहकर तुम उसके दिल को और तकलीफ मत पहुंचाओ। मुझे उसके दिल की तकलीफ की चिंता नहीं है पापा। सोनल का रूखा जवाब सुनकर राजेश जी को गुस्सा आ गया। बेटी को समझाने की बात भूलकर वो उसे डांटने डपटने लगी। सोनल जवाब में खामोश रही, पर उसका मुंह नाराजगी से सूज गया। पवन को माफ़ी देने का मामला इनके घर का माहौल तनावग्रस्त कर गया था। पवन अभी भी उदास और गुमसुम बना हुआ है। 2 दिन बाद महेश्वर जी से फ़ोन पर
यह खबर सुनकर राजेश जी परेशान हो उठे। इस विषय पर उन्होंने पत्नी से देर तक बातें की। उन दोनों की सहानुभूति अब पवन व उसके माता पिता के साथ थी। सारे मामले की खलनायिका उन्हें अपनी बेटी प्रतीत हो रही थी, जिसने पवन के साथ सीधे मुंह वार्तालाप करना अभी भी आरंभ नहीं किया था। पवन की उदास हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है, इसकी खबर इन दोनों को विक्रम साहब के द्वारा आगामी रविवार को मालूम पड़ी। वे पवन और सोनल के बॉस थे। राजेश जी, अब आप ही सोनल को समझाइए कि वह पवन से ठीक तरह से पेश आने लगे। बात बात पर उसे ताने देना, उसे बेइज्जत करना सोनल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विक्रम साहब ने पिता से बेटी की शिकायत करी। इस विषय पर मैं उसे कई बार डांट चुका हूँ कपूर साहब, पता नहीं क्यों वो सारी बात भूलने को तैयार नहीं है। राजेश जी परेशान हो उठे। विक्रम साहब बोले, पवन अच्छा समझदार और अपने काम में कुशल आदमी था। उसकी अगली प्रमोशन का समय बिल्कुल सिर पर आ पहुंचा है और वो है कि सारा दिन खोया खोया सा रहता